हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र विषय के बहुत इंपॉर्टेंट 2, 3 और 4 अंकीय प्रश्न हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। त्रैमासिक परीक्षा का जो सिलेबस है आपका, उसी पर आधारित ये प्रश्न तैयार किए गए हैं और इस वीडियो में हम 40 से लेकर 45 तक ऐसे प्रश्न आपको बताएंगे जो 2, 3 और 4 अंकीय प्रश्न में आपके त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, सभी प्रश्न होंगे, आंसर भी होंगे, तो प्रश्नों को कंप्लीट जरूर कर लेना और एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, सभी प्रश्नों को कंप्लीट करके जाना है। त्रैमासिक परीक्षा में डेफिनेटली आपको प्रश्न मिलेंगे। जैसा कि हमारे द्वारा लगातार आपकी तैयारी त्रैमासिक परीक्षा की कराई जा रही है, सभी विषयों के वीडियोस आपको लगातार प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इसी प्रकार हम रसायन शास्त्र का भी वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं, तो संपूर्ण वीडियो देखना और सभी प्रश्नों को कंप्लीट करना। देखिए, प्रश्न 1 है, बिलियन किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर आपके सामने है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। बिलियन में पदार्थों के कणों का आकार बहुत छोटा है, लगभग 1 नैनोमीटर से भी छोटा रखा जाता है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो जाएगी। देखिए, उदाहरण देख सकते हैं, जब किसी पानी में नमक या शक्कर को घोला जाता है तो परिणाम स्वरूप जो पदार्थ है वो बिलियन कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बिलियन की परिभाषा लिख लेनी है और इसको कंप्लीट कर लेना है। परासरण दाब क्या होता है। किसी बिलियन को, देखिए कोई बिलियन है, उसको अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक रखा जाए तो परासरण को रोकने के लिए कम से कम जितना बाहरी दाब बिलियन पर लगाना पड़ता है, उसे बिलियन का परासरण दाब कहते हैं। इसे पाई से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो परासरण दाब क्या होता है, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। समपराशरी बिलियन किसे कहते हैं। वे दो बिलियन जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करने पर परासरण नहीं होता है, समपराशरी बिलियन कहलाते हैं। इन बिलियनों का परासरण दाब समान होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोलरता को परिभाषित कीजिए। आपका जो बिलियन वाला चैप्टर है उसके ये सभी क्वेश्चन अभी शुरुआत में है। देखिए, सभी चैप्टर वाइज मैंने इसमें अलग अलग कर दिए हैं, जो चैप्टर आपके त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और ये हाई क्वालिटी पीडीएफ यदि आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर सकते हैं और संपूर्ण पीडीएफ आपको उसमें मिल जाएगा। इस पीडीएफ में संपूर्ण क्वेश्चंस हैं और आप देख सकते हैं ये सभी पूरा हाई क्वालिटी पीडीएफ यदि आपको चाहिए है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेकआउट कर सकते हैं, उससे ये पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। देखिए, 42 इसमें टोटल आपके क्वेश्चन आंसर सहित दिए गए हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी इसमें दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको 42 तो आंसर सहित पूरे कंप्लीट मिल जाएंगे, तो इसको आपको चाहिए है तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोलरता को परिभाषित कीजिए। ये मोलरता क्या होती है। देखिए, बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलैरिटी इसको इंग्लिश में कहा जाता है, मोलैरिटी। ठीक है, और देखिए इसका सिंपल सा एक देख सकते हैं, इसको किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। विलेय के मोलों की संख्या बटे में बिलियन का लीटर में आयतन, या फिर इसको इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे में विलेय का अणुभार गुणा में बिलियन का लीटर में आयतन। ठीक है, इस प्रकार से भी दर्शाया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हेनरी का नियम क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। तो हेनरी का नियम इस प्रकार से आप देख सकते हैं। हेनरी के नियम अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलेयता गैस पर आरोपित दाब के समानुपाती होती है। यह हेनरी का नियम आप लिख लेंगे। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। राउल्ट्स के नियम को समझाना है। राउल्ट्स का नियम भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो राउल्ट का नियम क्या है, वह नियम है राउल्ट का नियम जिसका उपयोग एक अवाष्पशील विलेय के विघटन के कारण वाष्प के दबाव में कमी को व्याख्या करने के लिए किया जाता है। इस नियम का नाम इसके निर्माता राउल्ट के नाम पर रखा गया, फ्रांकोइस मेरी राउल्ट के नाम पर। ठीक है, तो ये राउल्ट का नियम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मोल प्रभाज कैसे कहते हैं, और डिटेल में भी आप इसको कंप्लीट कर लेना, हो सकता है 3 नंबर में पूछ ले, तो डिटेल में थोड़ा आप देख लेना आपकी बुक वगैरह से। मोल प्रभाज कैसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मोल प्रभाज होता है, इसका सूत्र भी यहाँ पर दिया गया है, N/N+1, और विलेय का मोल प्रभाज है, ये विलायक का मोल प्रभाज है। ठीक है, तो देखिए किसी बिलियन में उपस्थित किसी विलेय या विलायक के मोलों की संख्या बिलियन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। यदि किसी बिलियन में विलेय के मोल तथा विलायक के मोल घुले हों तो बिलियन में संपूर्ण मोलों की संख्या N1+N2 होगी। इस स्थिति में ये यहाँ पर जो समीकरण आपको दिए गए हैं इनको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मलता क्या होती है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। प्रश्न 8वां देखिए, नॉर्मलता। किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, तुल्यांकी भारों की संख्या को, ठीक है, इसे n से दर्शाते हैं। ठीक है, मोलैरिटी को हम m से दर्शा रहे थे, इसे n से दर्शाते हैं। ठीक है, जिसे इसमें इसका फॉर्मूला टाइप में हो जाएगा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन। ठीक है, लीटर में।
उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? किसी लवण के जलीय विलयन को जिसमें से विद्युत धारा गुजर सकती है विद्युत अपघट्य कहलाता है। यह आपका थर्ड वाला चैप्टर जो है ना, उससे क्वेश्चन है। थर्ड वाले चैप्टर से क्वेश्चन अब यहाँ से शुरू हो गए हैं। ऑक्सीकरण को समझाइए। ऑक्सीकरण क्या होता है? जब कोई पदार्थ किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा ऑक्सीजन से संयोग करता है तो इसे ऑक्सीकरण कहते हैं, अथवा पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने के प्रक्रम को ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, कार्बन का ऑक्सीकरण जैसे यहाँ पर हो रहा है C+O2, तो क्या बन रही है CO2, तो यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना। उसके बाद देखिए 11वां क्वेश्चन देखिए, अपचयन क्रिया को समझाइए। अपचयन क्या होता है? जब विद्युत धनात्मक तत्व अथवा हाइड्रोजन से संयोग करता है। ठीक है, जब विद्युत धनात्मक तत्व हाइड्रोजन से संयोग करता है तो इसे अपचयन कहते हैं, अथवा पदार्थ द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के प्रक्रम को अपचयन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट चालकता को परिभाषित कीजिए। देखिए विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसके व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, तथा इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट चालकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, ये -1 है, मतलब इनवर्स। विशिष्ट चालकता का सूत्र होता है ρ=1/p। ठीक है, कोलरोस का नियम आपको लिखना है। कोलरोस का नियम देखिए, कोलरोस का नियम इस प्रकार से देख लेंगे, अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मान उस विद्युत अपघट्य के धन आयन तथा ऋण आयन की मोलर आयन चालकता या अलग अलग मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। तो देखिए कोलरोस का नियम अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो ओम का नियम भी आपको कर लेना है। ठीक है, इसको आप देख लेंगे। किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के संबंध में एक नियम स्थापित किया गया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इस नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि चालक पर लगाया गया विभवांतर V है तथा उसमें प्रवाहित धारा I है, तो ओम के नियमानुसार V=IR या RI हो जाएगा। ठीक है, R प्रतिरोध है, I यहाँ पर धारा है, V आपका विभवांतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। देखिए, जब दो या दो से अधिक विद्युत अपघट्य के विलयन में समान मात्रा की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा W उनके रासायनिक तुल्यांकी E के समानुपाती होती है। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q इक्वल टू यहाँ पर IT हो जाएगा। ठीक है, W इक्वल टू पदार्थ के आयन की ग्राम में मात्रा, और T यहाँ पर समय हो जाएगा, Z अनुक्रमानुपाती स्थिरांक हो जाएगा, जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांकी भी कहा जाता है। लवण सेतु के दो कार्य लिखना है। यह दो अर्ध सेलों को जोड़ने का कार्य करता है। लवण सेतु विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। ठीक है, तो ये आपका इसका लवण सेतु के कार्य हो जाएंगे। ये क्वेश्चन है एक आपका न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन है, ये आपका चैप्टर नंबर 3 से। तो देखिए 298 केल्विन पर चालकता सेल जिसमें 0.001 मोलार KCl विलयन है का प्रतिरोध 1500 है। यदि 0.001 KCl विलयन की चालकता 298 केल्विन पर 0.146 × 10⁻³ S सेंटीमीटर इनवर्स हो तो सेल स्थिरांक क्या होगा? तो देखिए इस प्रकार से आप लगा देंगे। मोलारता इसमें दी गई है, R आपको दिया गया है, चालकता इसमें दी गई है, सेल स्थिरांक G इसका फॉर्मूला होता है चालकता इंटू प्रतिरोध। तो चालकता कितनी है? ये आपकी चालकता है, प्रतिरोध इसमें 1500 है, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं? ठीक है, तो ये देखिए D और F ब्लॉक के तत्व आपका इसमें पूछा जाना है ये वाला चैप्टर, तो इससे भी क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए संक्रमण तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनके परमाणु या मुख्य की ऑक्सीकरण अवस्था के आयन में N-1 D कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं। संक्रमण धातुएं कहलाती हैं, तत्व कहलाते हैं। अभिलाक्षण के इनके गुण हो जाएंगे, ये कठोर तथा उच्च क्वथनांक वाली धातुएं होती हैं, ये अधिकांशतः जटिल यौगिक बनाती हैं, ये परिवर्ती संयोजकता तथा ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए लेंथेनॉइड संकुचन क्या है, इसका क्या कारण है? लेंथेनॉइड संकुचन देखिए, लेंथेनॉइड तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनकी परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या छोटी होती जाती है, अर्थात संकुचित होती जाती है। इस गुण को लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिए मैच कर लीजिएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ पेपर में ये प्रश्न जरूर आने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लेंथेनॉइड संकुचन क्या होता है? संकुचन का कारण,
लेंथेनॉइड तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नया आने वाला इलेक्ट्रॉन वाहतम कक्षा में प्रवेश करने के बजाय 4f उपकोष यानी n-2f में प्रवेश करता है। 4f इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव बहुत ही कम होता है। परमाणु के नाभिक पर आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे परमाणु का आयन संकुचित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, संकुचन का कारण भी देख सकते हैं। अब प्रश्न है 20वां, डी और एफ ब्लॉक में 4 अंतर लिखना है। तो देखिए डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व हैं, इनमें अंतर देखिए, ये आपको पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। ठीक है, देखिए डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 3 के से 12 तक उपस्थित होते हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक के तत्व अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। यह आवर्त श्रेणी के नीचे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के रूप में उपस्थित होते हैं। इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी कक्षक में प्रवेश करता है और इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4 या 5 कक्षक में प्रवेश करती है। इनमें संकुचन तुलनात्मक रूप से नगण्य होता है, इनमें अधिक पाया जाता है। इन पर आवरण प्रभात्मक तुलनात्मक रूप से अधिक पाया जाता है और इन पर आवरण प्रभात्मक तुलनात्मक रूप से नगण्य होता है। तो डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के तत्वों में ये अंतर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय होते हैं, क्यों होते हैं इसका कारण बताना है। ये 2 नंबर में पूछ सकते हैं या दोनों दे देंगे, 4 नंबर में पूछ लेंगे। ठीक है, क्योंकि ब्लूप्रिंट अब हमारा ऐसा नहीं है कि आपको यह बता दें कि किस चैप्टर में से कितने नंबर का प्रश्न वो देने वाले हैं, क्योंकि ब्लूप्रिंट में केवल पूरे मार्क्स दे दिए जाते हैं कि इतने नंबर के टोटल आएंगे। अब वो ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं कि क्या दे रहे हैं वो कोई निश्चित नहीं है। तो इसलिए इस चैप्टर से, इस वाले चैप्टर से 2 नंबर में भी दे सकते हैं, 3 में दे सकते हैं, 4 में दे सकते हैं। इसलिए हमें सभी तरीके से कंप्लीट करने क्वेश्चन। ठीक है, देखिए संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय होते हैं, क्यों होते हैं कारण बताना है। संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनके n-1 डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षीय तथा चक्रण गति के कारण कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, जिससे ये चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी, अनुचुंबकीय लक्षण उतना ही अधिक होता है। जैसे क्यूप्रिक आयन में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इस कारण यह अनुचुंबकीय है, जबकि क्यूपस आयन में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, इसलिए यह प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए संक्रमण तत्वों के गलनांक क्वथनांक अत्यधिक उच्च होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। लिगेंड को परिभाषित कीजिए। तो उपसंयोजी यौगिक वाला जो चैप्टर है उससे भी प्रश्न पूछे जाने हैं, उससे प्रश्न यहाँ पर देखिए आ गए हैं। लिगेंड क्या होता है, कोई भी परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म के त्यागने की प्रवृत्ति होती है, उसे हम लिगेंड कहते हैं। लिगेंड एक दाता के रूप में, एक डोनर के रूप में काम करता है। ठीक है, कीलेट क्या होता है, जब किसी संलग्नी में 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं जो एक धातु आयन के एक धातु आयन से एक साथ उप संयोजक बंध बनाते हैं, तब एक वलयाकार संरचना प्राप्त होती है, जिसे हम कीलेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका डायग्राम, मतलब एक प्रकार से संरचना सूत्र भी दिया गया है, देख सकते हैं। प्लेटिनम यहाँ पर है, प्लेटिनम से NH2 किस प्रकार से जुड़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको कीलेट का यहाँ पर संरचना सूत्र बना सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 24, जो उपसंयोजी यौगिक हैं उस वाले चैप्टर में से आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें आपको पूछा जाता है कि निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए। यौगिक यहाँ पर दिया गया है हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूट्रेट 2। ठीक है, तो इसमें आपको इसके IUPAC नाम लिखना आना चाहिए। रासायनिक सूत्र देखिए, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा, ये इसका सूत्र हो जाएगा रासायनिक। तो आपको दोनों तरीके से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, यदि ये दे देंगे तो ये पूछेंगे, ये दे देंगे तो ये पूछेंगे। तो ये आप दोनों कर लीजिए, इसका सूत्र इस प्रकार से ये दोनों के बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रभावी परमाणु संख्या EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, एक उदाहरण देकर समझाइए। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, उपसहसंयोजक यौगिकों के केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा बंध के बनने से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को प्रभावी या प्रभावकारी परमाणु संख्या कहते हैं। NiCO4 में Ni28 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 28 तथा 4 CO द्वारा प्राप्त 8 इलेक्ट्रॉनों का योग 36 प्रभावी या प्रभावकारी परमाणु संख्या कहलाएगी। ठीक है, उसको देखिए प्रश्न 26 है, निम्नलिखित संकुल यौगिकों के IUPAC नाम आपको इसमें लिखना है। ठीक है, K3FeCN6, तो ये हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3, CrH2O6 Cl3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये देखिए ये जो 3 है ना, ये ऑक्सीकरण संख्या होती है। CrH2O6 Cl3, तो हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड।
द्विक लवण किन्हें कहते हैं, डुअल साल्ट क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आपका देखिए। द्विक लवण वे योगात्मक यौगिक हैं जो ठोस अवस्था में ही स्थायी होते हैं परंतु विलयन अवस्था में अपने अवयवों में टूट जाते हैं। इन यौगिकों में अवयवी पदार्थों के मूल गुण समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है, इसको आप याद रखें। द्विक लवण का एक एग्जाम्पल है डुअल साल्ट का। उसके बाद देखिए 28वां क्वेश्चन है, अमीन जल में विलय होते हैं क्यों। देखिए आपका जो हेलो एल्कीन हेलो एल्कीन वाला चैप्टर है उससे भी क्वेश्चन बनना है, तो उसके भी मैंने इसमें उस चैप्टर के भी इसमें इंक्लूड करे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए एमीन में नाइट्रोजन परमाणु की ऋण विद्युतता उच्च होती है। यह जल अणुओं के हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेती है। संगुणन क्रिया के फलस्वरूप एमीन जल अणुओं से जुड़ जाती है, इसलिए एमीन जल में विलय होते हैं। ठीक है, प्रश्न 29वां देखिए, कार्बेल अमीन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ना एक अभिक्रिया आपके इस चैप्टर से पूछी जाएगी, मैं जो आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो कार्बेल अमीन कर लीजिए, कोल्वे सिमेट कर लीजिए, रीमर कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए कार्बेल अमीन अभिक्रिया या प्राथमिक अमीन का प्राथमिक अमीन की परिरक्षण अभिक्रिया है। जब एलोफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक अमीन को क्लोरोफॉर्म व एल्कोहली की OH के साथ गर्म किया जाता है तो एल्काइल आयोसाइनाइड दुर्गंध युक्त यौगिक बनता है। इसका देखिए पूरा यहाँ पर रासायनिक सूत्र तरीके से आप देखिए अभिक्रिया दर्शा सकते हैं। C2H5NH2 एथिलअमीन और CHCl3 3QOH, ठीक है, के साथ रिएक्शन करके C2H5N एथिल आयोसाइनाइड बनाएगा। उसके बाद देखिए एनिलीन क्रिया करेगा CHCl3 से 3QOH और बनाएगा फेनिल आयोसाइनाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको नोट कर सकते हैं, इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 30वां देखिए, निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। कोल्वे सिमेट अभिक्रिया और रीमर बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये दोनों। ठीक है, कोल्वे सिमेट और रीमर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जाती हैं बार बार। ठीक है, तो देखिए कोल्वे सिमेट आप इस प्रकार से समझा सकते हैं, जब सोडियम फिनेट को CO2 के साथ 400 केल्विन ताप पर उच्च दाब पर गर्म करते हैं तब सैलिसिलिक अम्ल बनता है। देखिए सब रटने वाली चीज़ें हैं, इनको आपको याद करना चाहिए क्योंकि ये अभिक्रिया है वो आप उसमें क्या समझेंगे, इसमें याद ही करना पड़ता है आपको, तो ये आप पूरा याद कर लीजिए इसको। उसके बाद देखिए अगला है इसमें रीमर आप देख सकते हैं, इसको कैसे इसको बनाना है, फिनोल बना देना है, फिर उसके बाद रिएक्शन दर्शा देना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए आपके चैप्टर एक और चैप्टर है आपका जो जैव अणु है बायोमोलिक्यूल्स, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो उसका क्वेश्चन देखिए, DNA अंगुली छापन क्या है, इसके 2 उपयोग लिखना है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति में DNA के क्षारकों का अनुक्रम अद्वितीय होता है, मतलब यूनिक होता है, तथा इस क्षारकों के क्रम को निर्धारित करना DNA अंगुली छापन कहलाता है। यह प्रत्येक कोशिका के लिए समान होता है, प्रत्येक जीव के अद्वितीय अंगुली छाप होते हैं, मतलब प्रत्येक जीव में जो DNA होता है सबका यूनिक होता है, किसी से मैच नहीं होता है, इसलिए ये यूनिक होता है। ये अंगुली के शीर्ष पर होते हैं तथा इन्हें लंबे समय तक तथा व्यक्ति की पहचान निर्धारित करने के लिए काम में लाया जाता है। ठीक है, इन्हें शल्य चिकित्साओं के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, DNA अंगुली छापन के उपयोग भी लिखे हैं। DNA अंगुली छापन का उपयोग विधि संबंधी प्रयोगशाला में अपराधी की पहचान करने में होता है, किसी व्यक्ति की पैतृकता को निर्धारित करने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि कोई बच्चा है, उसको मतलब उसका पता नहीं लग पा रहा है कि इसके माता पिता कौन है, तो उसका DNA मैच कर लेते हैं, उससे पता लग जाता है। अज्ञात मृतक के शरीर की पहचान हेतु संतति तथा अथवा जनक के DNA से तुलना की जाती है। ठीक है, इस प्रकार से इनका उपयोग आप देख सकते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, इनके 2 अनुप्रयोग लिखिए। एंजाइम जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न शारीरिक क्रियात्मक जो क्रियात्मक क्रियाएं होती हैं, जैसे भोजन का पाचन होना, श्वसन आदि को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, रासायनिक रूप से सभी एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। ठीक है, जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीन, एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं। ठीक है, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। उसके बाद देखिए अनुप्रयोग देखिए, मदिरा तथा पेय पदार्थों में, अल्कोहल उद्योग में ऑक्सीजन को अलग करना, ये इसका एक उपयोग हो जाएगा। पेय तथा खाद्य पदार्थों में घुलनशीलता विकसित करना, ये 2 इसके अनुप्रयोग हो जाएंगे। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, इनके 2 महत्व लिखना है, महत्वपूर्ण कार्य लिखना है। देखिए न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड मोनोमर से बने उच्च अणु द्रव्यमान वाले बहुलक हैं जो प्रत्येक कोशिका के नाभिक में पाए जाते हैं। इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है कहते हैं। जैविकीय रूप से ये अति महत्वपूर्ण पदार्थ हैं। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भी महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं। ये देखिए इनके कार्य हैं, ये अनुवांशिकीय लक्षणों को संतान में पहुँचाते हैं। ये प्रोटीन के जैव संश्लेषण में भाग लेते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनके प्रकार लिखो।
देखिए कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने अत्यंत महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, CHO कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनसे मिलके बने हुए अत्यंत महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं जो पेड़ पौधों में प्रचुरता में पाए जाते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? C1H2O होता है। आधुनिक परिभाषा के अनुसार पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन तथा ऐसे बृहत पदार्थ जो जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है, ये परिभाषा है थोड़ी, इसको आप याद कर सकते हैं। वैसे सिंपल भी लिख सकते हैं लेकिन इसको आप ऐड कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, 3 नंबर में पूछेगा तो पूरे नंबर मिलेंगे। मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। युग्मन अभिक्रिया को समझाना है। देखिए कपलिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कपलिंग रिएक्शन जब डाईएजोनियम लवण की अभिक्रिया फिनोल अथवा प्राथमिक अमीनो से हम करते हैं तो ये ARN डबल बॉन्ड NAR सूत्र के एजो अम्लों, ये जो युग्मों को बनाते हैं। ठीक है, यह अभिक्रिया युग्मन अभिक्रिया कपलिंग रिएक्शन कहलाती है। अभिक्रिया क्षारीय माध्यम pH 9 से 10 में कराई जाती है। ठीक है, यहाँ पूरी रिएक्शन दी गई है, आप इसको देख सकते हैं, बना सकते हैं। इसको बनाना प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिस से ही चीज़ें आती हैं। ये चीज़ें प्रैक्टिस से बनेंगी क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही मतलब भूल जाती हैं, तो इसको हमें प्रैक्टिस करना चाहिए बार बार। अब देखिए SN1 SN2 अभिक्रिया में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। तो SN1 SN2 अभिक्रिया में ये अंतर हो जाएगा। इसका वेग केवल क्रियाधार की सांद्रता पर निर्भर करता है, नाभिक स्नेही की सांद्रता इनके वेग को प्रभावित नहीं करती है, और इसका वेग क्रियाधार तथा नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसकी क्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार से हो जाएगा: 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल जो होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 2 पदों में संपन्न होती है और ये 1 पद में संपन्न होती है। इसमें कार्बोकेटाइन के बनने के कारण पुनर्व्यवस्थित उत्पाद प्राप्त होते हैं, इसमें पुनर्व्यवस्थित उत्पाद प्राप्त नहीं होते हैं। उसके बाद देखिए DNA RNA में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपकी बायोलॉजी में भी पूछा जाता है, केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है। जो बायो वाले हैं उनको तो पता ही होगा। DNA और RNA में डिफरेंस। DNA की अधिकांश मात्रा कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है, और RNA केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य दोनों में उपस्थित होते हैं। केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी DNA मिलता है, और इन संरचना में ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, RNA नहीं पाए जाते हैं। इनमें 2 लंबे सूत्र परस्पर कुंडलित होते हैं, इसमें केवल 1 सूत्र होता है। ठीक है, अब और भी अंतर आप कर सकते हैं, वैसे 3 नंबर के हिसाब से इतना भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए पराशरण तथा पराशरण दाव को परिभाषित कीजिए। पराशरण और पराशरण दाव, तो ये परिभाषा आपके सामने है, इसको अच्छे से देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। विलेयता देखिए, विलेयता प्रभाव क्या होता है, ताप का प्रभाव क्या होता है, दाव का प्रभाव, तो ये आपके सामने है। इनको अच्छे से कंप्लीट कीजिए, इसको पढ़िए, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और PDF भी परचेज कर सकते हैं यदि आप कुछ अमाउंट पे कर सकते हैं उसको, क्योंकि देखिए ये सब PDF बनाने में हमारी टीम बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, बहुत ज़्यादा टाइम देती है। उसके बाद ये आपका PDF आपके सामने आता है, क्योंकि आप देख सकते हैं हाई क्वालिटी PDF बनाना, इसमें कितना ज़्यादा टाइम जाता है, हर चीज़ के लिए टाइम जाता है। और टाइम यदि कहीं जा रहा है तो वो कुछ ना कुछ उसको पे करना पड़ेगा, जो ये व्यक्ति बनाएगा उसको। ठीक है, देखिए आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। तो आदर्श विलयन क्या होते हैं, अनादर्श विलयन क्या होते हैं? देखिए ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं जो आदर्श विलयन होते हैं, और ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। विलयन बनने की प्रक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है इनमें, आदर्श विलयन में, और इसमें एंथैल्पी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये 2 अंतर सिंपल से हैं। शैल स्थिरांक किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया का सम स्थिरांक या संतुलन स्थिरांक उस अभिक्रिया की सम अवस्था में अभिक्रिया वजनफल यानी रिएक्शन कोएफिशिएंट के मान के बराबर होती है। उसके बाद देखिए संक्षारण किसे कहते हैं, या जंग लगना जो होता है वो क्या होता है? जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति से धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके 42 यहाँ पर मैंने कंप्लीट करवा दिए आंसर के सहित। अब देखिए यदि आप इतने कंप्लीट कर लेते हैं, यदि आपको सब कंप्लीट है, तो उसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, इसमें मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। जैसे कि कुछ बच्चे और भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको ऊपर के सभी कंप्लीट करना है। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ में इसमें से जो मैंने ऊपर करा दिए कुछ इसमें रिपीट भी हो गए हो नीचे वाले इन क्वेश्चंस में, तो ये केवल क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी आप देख लीजिए। जैसे कि आपका राउट का नियम लिखिए, गणितीय व्याख्या कीजिए, पराशरण दाव मापने की वर्कले हार्टले विधि। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, मूललता में अंतर हो जाएगा, इसमें परिभाषा भी आपसे पूछ सकते हैं। शुष्क सेल का वर्णन, ठीक है, शुष्क सेल ये तो आप कर ही लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आंसर नहीं दे पाया मैं, लेकिन आप कर लेना इसको। संक्षारण कैसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। संक्षारण का मैंने आंसर क्वेश्चन तो बता दिया, मतलब वो
डेफिनेशन तो बता दी, प्रभावित करने वाले कारक आप देख लेना, उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनीय सेल में अंतर, फैराडे के नियम, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं टिक कर दे रहा हूँ, आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अभिक्रिया की कोटि ये इंपॉर्टेंट तो है, पर ये अभी चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा अभी। उसके बाद देखिए यहाँ पर आर्हीनीय समीकरण, उसके बाद लेंथेनाइट संकुचन जरूर कर लेना, मैं आपको ये तो बता चुका हूँ वैसे भी, ठीक है। डी ब्लॉक ए ब्लॉक में अंतर ये बता चुका हूँ, द्विक लवण बता चुका हूँ, संकुल लवण आप देख लेना, ठीक है। ये वाला कर लेना, Cu रंगहीन है परंतु Cu2+ रंगहीन है, मतलब ये रंगहीन है, ये रंगीन है, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ और क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन यूपीएससी नामकरण आपको इसमें करना है, ये उपसर्ग संयोजी यौगिकों का, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो लास्ट तक बने रहे, और यदि आप PDF लेना चाहते हैं ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और यदि आपको इसी प्रकार से संपूर्ण तैयारी करनी है आगे की परीक्षाओं की और आगे की आपके पेपर्स की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जानकारी टीच यूट्यूब चैनल लगातार कई सालों से आपकी मदद इसी प्रकार से करता आ रहा है, और हमारे द्वारा आपको किसी भी प्रकार की, मतलब किसी भी प्रकार से कोई ऐसे क्वेश्चन पेपर्स या कुछ भी अपलोड नहीं किए जाते हैं आपके लिए, वो